Hello everyone and a very ready and welcome to the class. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ everyone. A very good afternoon. Hello ma'am. Hello बेटा जी, कैसे हो आप लोग? Everybody कैसे हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? Everyone कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ. आप लोग कैसे हैं? Everyone अपना ये जो बैच स्टार्ट हो गया है, आज की सुबह सवेरे पहली क्लास थी. कौन सी पहली क्लास थी? आज सुबह सुबह सबसे पहली क्लास थी अपनी रामबाण फास्ट ट्रैक बैच की. अगर किसी ने अटेंड की हो तो प्लीज मुझे बताओ आप लोगों में से. रामबाण मैम डर लग रहा है. डर क्यों लग रहा है भाई? डरना वरना नहीं है, डर को मारो गोली. डर को बोलो बाय बाय, थोड़े टाइम बाद आना, अभी एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, अभी बताना. ठीक है, आ जाओ. मैम ऑडिट की सेल्फ स्टडी करूंगी. ओके, डोंट वरी. आपको कहीं भी दिक्कत हो, मैं हूं आपके साथ. मैम आई थी फिर चली गई. क्यों बेटा जी, ऐसा क्यों? आ जाओ. ओके मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हम अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें हमने काफी चीजें पढ़ी थी. मैम आप रिप्लाई नहीं करते सोशल मीडिया पर. ओहो बेटा यार, सोशल मीडिया पे मैसेज मत किया करो यार. हैं, इतने मैसेज आते हैं ना दिन में, 50-60 मैसेजेस. अब मैं भूल, मेरे को पता नहीं चलता यार, मतलब किसने क्या जवाब दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट एनी विच वेज आप लोग को मुझे कांटेक्ट करना हो तो सबसे पहले आप लोग मुझे अनअकैडमी का जो ऐप है उस पर मैसेज कर सकते हो, या फिर जो अपना ऐप है उस पर मैसेज करें. सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले बच्चों, आज की क्लास में आपका सबसे सबसे बड़ा एकदम तहे दिल से स्वागत है. आज की क्लास में वी विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज. ये चैप्टर अपना आज की क्लास में खत्म हो जाने वाला है. आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, अनअकैडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं. एक होता है अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं, आपको प्रोग्रेस ट्रैक किया जाता है, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद की जाती है. तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं. लाइकवाइज आप अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज सीए दीपिका. दीपिका मेरा नाम है और चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूं. तो इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अनअकैडमी पे डिस्काउंट्स पाइए विद दिस कोड. आ जाओ बच्चों, आ जाइए एवरीबॉडी, आ जाइए आ जाइए. अरे वाह वाह टोनी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड टोनी. आओ. तो हम क्या कर रहे थे? ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. फटाफट एक बार मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी में. सबसे पहले, क्योंकि तुमने तो खुद ने रिवाइज किया नहीं होगा, दिमाग से सब निकल गया होगा. एवरीबॉडी एवरीबॉडी आ जाओ बेटा. वेरी गुड श्रुति, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. आइए, चलिए चलें, करें. किया मैडम, वाह अंशिका. क्लैपिंग फॉर अंशिका. आई थिंक ओनली अंशिका इज द वन जो रिवाइज कर रही है, बाकी के बच्चे पिटाई खाने वाले काम कर रहे हैं. आओ. ऑल राइट, ओके एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो फटाफट आज की क्लास जल्दी समाप्त करेंगे, 1 घंटा में समाप्त करेंगे और ट्राई करेंगे कि फटाफट इसे कंप्लीट कर सके. ठीक है, हो तैयार? हो तैयार? वेरी नाइस. चलिए, ऑल राइट. अंगूठे दुख रहे तुम्हारे, अंगूठे दुख रहे हैं. कम दिन में अंगूठे दुखते तुम्हारे. आओ. ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सबसे पहले ऑडिट एज पर सेक्शन 17. सेक्शन 17 ने 3 चीजें कही थी. कहो क्या कहा था? सेक्शन 17 कहता है या तो रजिस्ट्रार ऑडिट कर देगा जाके, ठीक है, या रजिस्ट्रार किसी को ऑथराइज कर देगा कि तू कर ले ऑडिट. जो भी ऑडिट करेगा ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करेगा, एसेट और लायबिलिटी के वैल्यूएशन को देखेगा. और जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा उसके पास एक्सेस रहेगा सारे बुक्स एंड अकाउंट्स का. ये पिछली क्लास में सारा पढ़ाया हुआ है, इसलिए फटाफट करवाऊंगी. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑडिटर की? ऑडिटर या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो कुछ कुछ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स ने क्या क्या बोला. स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स ने क्या क्या बोला? बोला कि यार आपके पास अगर गवर्नमेंट डिप्लोमा है, किसमें? कोऑपरेशन में, कोऑपरेटिव अकाउंट या अकाउंटेंसी में आपके पास अगर गवर्नमेंट का डिप्लोमा है तो आप भी जाइए और ऑडिट कीजिए. या फिर आप गवर्नमेंट के ऑडिट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आप ऑडिट कर चुके हो, गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसमें आप ऑडिट कर चुके हो, तो आप भी जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर सकते हैं. ओके. अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर. कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है. ओके. सेंट्रल एक्ट ने क्या बोला? सेंट्रल एक्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेगी. सेंट्रल एक्ट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट ये तुम्हारे मत्थे, तुम्हारे स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है ना, तुम ये डिसाइड करो कि उन्हें क्या बुक्स, क्या अकाउंट्स, क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. ठीक है. हाय मैम, हाय बेचा. नहीं एक तो लेट आओगे, ऊपर से मुझे हाय बोलोगे हैं.
हिम्मत तुम्हारी बढ़ती जा रही है, हिम्मत तुम्हारी ना बहुत बड़ी है, मेरे साथ बहुत बढ़ गई है सबकी हिम्मत है? आओ उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, नहीं होता आते जाते हाय व्हाट्सएप क्या पढ़ा रही थी, हाँ आओ चलो आओ। रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग बता दो। रेस्ट्रिक्शन मैंने बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर, वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर लायबिलिटी जो है लिमिटेड है तो मेंबर पे रेस्ट्रिक्शन है शेयर होल्डिंग की, कितना कि वो टोटल नंबर ऑफ शेयर से 20% के शेयर्स अकेला आदमी होल्ड नहीं कर सकता, और साथ साथ में वैल्यू 1000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन किसको दे सकती है? सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को दे सकती है। अगर किसी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को देना पड़ा तो आपको उसका स्पेशल सैंक्शन लेना पड़ेगा। स्पेशल सैंक्शन किससे लेना पड़ेगा बताओ? स्पेशल सैंक्शन किससे लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रार से लेना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग, पैसा आ किससे सकता है? अदर देन मेंबर्स, अदर देन मेंबर्स किससे भी बोरो कर सकते हो, मेंबर से बोरो नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए रिवाइज कर रही हूँ, तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बता दो मेरे को, आप अपने फंड्स को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? सबसे पहले आप सेंट्रल या स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हो। सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अलावा कोई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो जो रजिस्ट्रार आपको सैंक्शन करे। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से सेक्शन 20 में जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज रखी हुई है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी के शेयर सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर और कोई जगह एज परमिटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोले वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किसको देना पड़ता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको सबसे पहले रिजर्व फंड में डाल देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात क्या थी? रिजर्व फंड के पैसे को क्या कर सकते हो? या तो उसे वर्किंग कैपिटल जैसे यूज कर सकते हो, या उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उसे सोसाइटी का ऑब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए लगा सकते हो। या तो वर्किंग कैपिटल या इन्वेस्ट, या फिर सोसाइटी का ऑब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए लगा सकते हो। बेसिक चीजें। स्पेशल फीचर्स की बात आई थी, मैंने बोला था आपको ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो क्या ओवरड्यू डेट्स को क्या बोला था मैंने? बता दे फटाफट बता दे। जो भी आपके ओवरड्यूज हैं, डेट्स जो ड्यू हैं 6 मंथ से 5 इयर्स में, और मोर देन 5 इयर्स से जो आपके डेट्स ड्यू हैं, ऑडिटर को उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा उसके रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी को देख के। अगर रिकवरी होगी तो गुड में क्लासिफाई कर दोगे, नहीं है तो बैड में क्लासिफाई कर दोगे, और क्या कर दोगे? रिपोर्ट करोगे अपनी रिपोर्ट में। आगे ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओवरड्यू इंटरेस्ट को आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, ओवरड्यू इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होते हैं जिसपे प्रिंसिपल का पैसा भी नहीं मिला, तो ओवरड्यू इंटरेस्ट को आप एक्सक्लूड कर दोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसे हटा दीजिएगा। ओके। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट क्या था बेटा? फटाफट बता दे, फटाफट फटाफट फटाफट। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स, कुछ कुछ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स में क्या होता है, कुछ जैसे महाराष्ट्र में रूल बना हुआ है, महाराष्ट्र के स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में रूल बना हुआ है यार, अगर आपको किसी बैड डेट को राइट ऑफ करना हो ना तो पहले ऑडिटर उसे सर्टिफाई करना चाहिए बैड, ठीक है, तो ही आप बैड डेट को राइट ऑफ कर सकते हो। लास्ट में क्या बोला गया? अगर किसी जगह मतलब अगर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर वहां की मैनेजिंग कमेटी ऑथराइज करती है तो आप राइट ऑफ कर दोगे। एसेट का वैल्यूएशन लायबिलिटी पे था। एसेट में क्या क्या एसेट आ जाता है? फिक्स्ड एसेट आ जाता है, करंट एसेट आ जाता है। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चेक करोगे? एसेट आपके नाम पे है ना, एग्जिस्ट करता है ना, फिक्स्ड एसेट को अगर आपने वैल्यू किया है तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन वैल्यू किया है ना, इंसिडेंटल खर्चे सारे फिक्स्ड एसेट की प्राइस में ऐड हो जाने चाहिए। करंट एसेट कैसे वैल्यू होना चाहिए? कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लोअर, और लाइबिलिटी सारी डिस्क्लोज होनी चाहिए, ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया? बेसिक चीजें यार, आप लोग सब पढ़कर आए हो, होशियार आदमी लोगों। ओके। अच्छा, मेन ये पॉइंट था, नहीं नहीं ये पॉइंट भी नहीं था, स्पेशल रिपोर्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात बताओ, कई बार ऑडिटर ऑडिट करने जाता है और स्पेशल रिपोर्ट बना के, अगर ऑडिटर को लग रहा है यार कोई सीरियस इरेगुलरिटी है, वर्ड याद रखना, अगर आपको लगता है, ऑडिटर को लगता है कि कोई सीरियस इरेगुलरिटी है, तो ऑडिटर रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को भेज देता है, और रजिस्ट्रार को बोलता है भैया देख ले क्या क्या चल रहा है, तेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है, एक्शन ले ले यार। रजिस्ट्रार बोल रहे हैं तेरे को सीरियस इरेगुलरिटीज का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सीरियस इरेगुलरिटीज? ऑडिटर कब स्पेशल रिपोर्ट बनाएगा? सीरियस इरेगुलरिटी के वर्ड को याद रखना, वर्ड कई बार देख के आंसर याद आता है। सीरियस इरेगुलरिटीज पे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी स्पेशल रिपोर्ट बनाएगा। कौन कौन से केसेस में सीरियस इरेगुलरिटीज होती है? सबसे पहले सीरियस इरेगुलरिटीज, सबका फेवरेट फ्रॉड, अगर फ्रॉड हो रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद सीरियस इरेगुलरिटीज, अगर ऑडिटर को लग रहा है कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है, मिसमैनेजमेंट
कि मतलब जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है वो ठीक नहीं ले रही, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। पर्सनल प्रॉफिटेरिंग मतलब मैनेजमेंट के लोग, मैनेजिंग कमिटी के लोग पर्सनल प्रॉफिट के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, खुद पर्सनल प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं। या फिर अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक्स है तो आप क्या कर रहे हो, रूथलेसली सबको एडवांसेस लोन दे रहे हो, मतलब आप सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं कर रहे, आप अपने रिलेटिव्स को लोन दे रहे हो, रिकवरी की आपको कोई पड़ी नहीं है, तो उसे कहते हैं रूथलेस, रेकलेस, रूथलेस, रेकलेस एडवांसिंग। एवरीबडी, एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? ये मैंने पिछली क्लास तक रिवाइज कराया था, सारों को बैठ गया दिमाग में, याद आ गया क्या पढ़ रहे थे? मुझे किसी ने कुछ पूछा था, मैम यूट्यूब रिवीजन सेशन कब स्टार्ट होगा? खुशी, जल्दी स्टार्ट होगा बेटा जी, जल्दी जल्दी जल्दी, अब 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ये आज स्पेशल क्लास में अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उस पर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस फिर अपना स्टार्ट होगा। ओके, सुनो आगे बढ़े हम, पानी पी लूं मैं? जी बिल्कुल मैम। ओके बच्चों, चालू करें? वेरी गुड, चलो। ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। अब छोटी छोटी चीजें हैं, दो अपने स्पेशल फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो ये दो स्पेशल फीचर्स बाकी है, फिर स्पेशल फीचर्स खत्म हो जाएंगे। देखो कहता है, देखो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना, ध्यान से सुनना, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद ऑडिटर सोसाइटी को एक क्लास दे देगा आफ्टर अ जजमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के पूरे परफॉर्मेंस को देख के ऑडिटर क्या दे देगा, एक क्लास दे देगा। डिफरेंट क्लासेस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जैसे एकदम हायर क्लास होती है, फिर एक लोअर मिडिल, ऐसे क्लासेस होती है। तो ऑडिटर को लग रहा है कि अगर कंपनी अच्छा चल रहा है, मतलब कोऑपरेटिव, सॉरी कंपनी गलती बोल दिया, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत गजब कर रही है, बहुत सी चल रहा है, अगर ऑडिटर को लग रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, तो अपर अच्छी क्लास दे देगा। दिस जजमेंट इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। ऑडिटर को कौन बताता है? रजिस्ट्रार बताता है कि देख तू इस तरीके से परफॉर्मेंस देखना, अगर ऐसी परफॉर्मेंस हो तो ये क्लास दे देना। रजिस्ट्रार ऑडिटर को बताता है और ऑडिटर क्लासिफाई और या फिर ऑडिटर क्लास देता है सोसाइटी को। इट मे बी नोटेड दैट अगर सोसाइटी की मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्लास से, सोसाइटी मैनेजमेंट बोल रही है ये ऑडिटर ने तो हमें मिडिल क्लास में डाल दिया है, हम तो खुश नहीं है अपनी क्लास से, तो उस केस में अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है क्लास से, तो इट कैन मेक एन अपील टू द रजिस्ट्रार। तो मैनेजमेंट जाके रजिस्ट्रार को बोल सकती है जरा ऑडिटर को देखिए तो ये क्या कर रहा है हमारे साथ। रजिस्ट्रार में डायरेक्ट टू रिव्यू द ऑडिट क्लासिफिकेशन, और रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा कि वापस से देख ले यार क्लासिफिकेशन, नाराज में बैठे हुए लोग हैं, खुश कर दो उन्हें। समझ में आ रहा है? ऑडिट क्लासिफिकेशन समझ में आया? मैंने आप लोगों को क्या बोला, क्या बोला? ऑडिट क्लासिफिकेशन, ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेगा कि कैसा चल रहा है काम धंधा, उस हिसाब से क्लासिफाई कर देगा। पर अगर मान लो मैनेजमेंट खुश नहीं हुई, तो मैनेजमेंट अपील कर सकती है किसको? रजिस्ट्रार को, कि देखो ना यार हमें क्या क्लास दे दिया। तो उस केस में रजिस्ट्रार डायरेक्ट करेगा कि रिव्यू करूंगा मैं क्लास को। एवरीबॉडी समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी कम ऑन, चलिए। डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद मैनेजिंग कमिटी। देखो ऑडिटर ने ऑडिट की और ऑडिट रिपोर्ट बनाई, एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनती है पहले। आप ऑडिटर क्या करता है, तुमको ये रियल लाइफ में भी यही होता है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो एकदम से ऑडिट रिपोर्ट क्या पब्लिश कर देगा क्या? व्हाट्स द यूज ऑफ गिविंग क्लास? इट्स, ये होता है मतलब डिफरेंट क्लासेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो एक क्लास को अवार्ड करना पड़ता है, जितनी अच्छी क्लास होगी उतना अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी को माना जाता है, तो बेसिकली क्लास अवार्ड होती है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, मैम वो क्लास से कुछ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या मिलता है बेटा? एक बात बताओ, अच्छी क्लास अवार्ड है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की गिनती अच्छी उसमें होगी ना, मतलब एक क्लास माना जाता है कि इस क्लास में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मतलब अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में गिनती होगी उसकी, ठीक है, ओके। ऑडिटर ऑडिट करेगा और एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। ऑडिटर ऑडिट करेगा और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, और किसके साथ डिस्कस करेगा? मैनेजिंग कमिटी के साथ। मतलब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के क्या पब्लिश कर देता है क्या? मैंने ऑडिट रिपोर्ट बना दी, मैंने पब्लिश कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। आप एक ड्राफ्ट बनाते हो कि देखो मैंने ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई, फिर आप मैनेजिंग कमिटी के साथ चाय पानी पे बैठते हो और मैनेजिंग कमिटी को बोलते हो यार एक बात बताओ, आपने हो सकता है कोई छोटी छोटी गड़बड़ नोट की हो, मैनेजिंग कमेटी आपको बता सकता है कि यार ये सारी तो छोटी मोटी गड़बड़ है, इसको हटा दे, देख इसका सोल्यूशन ये हम ये करने वाले हैं, तो छोटी मोटी बातों का क्या लिखा हुआ है हटाइए। तो ऑडिटर को हमेशा ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कशन करना है। मैनेजिंग कमेटी क्या कर देती है, कुछ कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें जो सेटल करने वाली होती है, रेक्टिफाई करने वाली होती है, वो कर देती है, उसके बाद ही आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश करोगे। तो ये क्या कहता है?
ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज्ड विदाउट डिस्कशन विद द मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी से बिना डिस्कस किए आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल पब्लिश नहीं कर सकते हो। जो छोटे मोटे इरेगुलरिटीज होते हैं, जो सेटल होने वाले होते हैं, जो रेक्टिफाई होने वाले होते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है एवरीबडी। तो ऑडिटर अपनी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कशन करेगा। छोटे मोटे करेक्शन, छोटे मोटे इरेगुलरिटीज वो सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये आपके स्पेशल फीचर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सारे बच्चों को स्पेशल फीचर समझ गए? आगे बहुत सारे आपने पढ़ लिए। ओके आगे बढ़ेंगे। ओके अब हम बढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर। कोऑपरेटिव ऑडिटर का राइट्स क्या है और उसकी ड्यूटीज क्या है उसको अपने पढ़ते हैं। ड्यूटी क्या है, या काम तुमको क्या करना है। ए ऑडिटर अपॉइंट तो हो गया, तेरा राइट क्या है, राइट जानना पड़ेगा ना तेरे को, ड्यूटी भी जाननी पड़ेगी तेरे को। ओके देखो द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। देखो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर को अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सोसाइटी को देनी पड़ती है एंड द कॉपीज देयर ऑफ टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, जैसे रजिस्ट्रार वगैरह को देना पड़ता है। ठीक है ये तो ऑडिटर का राइट है। ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी देगा, रजिस्ट्रार वगैरह को भी सबमिट करेगा। ठीक है उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जैसा बोलता है कि ऑडिटर ऐसी रिपोर्ट बनाओ तो आप वैसी रिपोर्ट बनाओगे। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट prescribed form in some of the states the auditor has to state। तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि जब वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें किन किन चीजों के बारे में रिपोर्ट करेगा, उसको पढ़ते हैं। ठीक है बेटा बता दें। ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। ऑडिटर की राइट भी है और ड्यूटी भी है क्या, कि ऑडिट खत्म होने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट बनाए और ऑडिट रिपोर्ट को किसको सबमिट करे। ऑडिट खत्म होने के बाद आप एक ऑडिट रिपोर्ट बनाओ और किसको सबमिट करो, किसको सबमिट करो, एक कॉपी आप रजिस्ट्रार को भी दोगे और एक कॉपी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दोगे। एवरीबॉडी ध्यान है क्या तुम्हारा? ध्यान है सबका? चलो आ जाओ। उसके बाद में चलो ओके ओके अब ध्यान रखना मैम सोसाइटी में ऑडिट कमेटी होती है? हाँ होती है। सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर ऑडिट कमेटी बनाते हैं तो ऑडिट कमेटी होती है। ठीक है आ जाओ। ऑल राइट यार ज्ञानेंद्र यार सारा फ्लो टूट जाता है यार मेरा एक मैसेज पढ़ के। प्लीज आप अपने नोटबुक्स को खोलो यार, अपने स्टडी मैट को खोलो यार, जिसको भी खोल के बैठा करो एवरीबॉडी। मतलब मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ के मेरा वो फ्लो ब्रेक हो जाता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर पहले खोल लो यार सारे, पहले खोल लो अपनी बुक्स किताबें सारी खोलो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। एवरीबॉडी कम ऑन चलो। अभी जब मैंने 10 मिनट का पहले रिवीजन किया तब तुम लोग अपने पन्ने वन्ने संभालते क्यों नहीं हो, कॉन्सेप्ट खोलना है। मैडम गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा मत करो यार, गुस्सा नहीं कर दिया यार, मेरा फ्लो भी हो जाता है यार, बिगड़ जाता है यार, समझते नहीं हो, इमोशनल सीन हो जाता है फिर। आ जाओ चलो 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 लेट्स गेट बैक टू द फील्ड। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर। ठीक है आ जाओ। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कोऑपरेटिव ऑडिटर। ऑडिटर अपनी ऑडिट करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी देगा और रजिस्ट्रार को भी देगा। इस ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या क्या चीजें लिखेगा, क्या क्या चीजें लिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेमोरी टेक्निक बताती हूँ कैसे कैसे लिखेगा। एक बात बताओ मैम, हाय मैम, आई क्लियर ग्रुप 2 एग्जाम्स विद 48 मार्क्स एंड ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा, वेरी गुड बेटा, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो ऑडिटर बुक्स बनाता है, बुक्स के हिसाब से ऑडिटर क्या बनाता है, पीएनएल बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। करेक्ट, ऑडिटर बुक्स के हिसाब से पीएनएल बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। तो ऑडिटर किस किस चीजों पे रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर किस किस चीजों पे रिपोर्ट करेगा। सबसे पहले ऑडिटर पीएनएल पे रिपोर्ट करेगा। क्या ऑडिटर क्या बताएगा कि वेदर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सोसाइटी गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द सोसाइटी। ऑडिटर ये बताएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है क्या, प्रॉफिट या लॉस की। ठीक है, मतलब अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट का ट्रू फेयर पिक्चर दिख रहा है, लॉस है तो लॉस का ट्रू फेयर पिक्चर दिख रहा है क्या। ठीक है, तो क्या पीएनएल, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है क्या कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी बार बार बोल रही हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट की लॉसेस की। बैलेंस शीट के बारे में ऑडिटर
अपना क्या देगा, रिपोर्ट करेगा कि क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है क्या कंपनी के अफेयर्स का, मतलब जो भी कंपनी काम करती है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट दे रही है कि नहीं। तो ऑडिटर किस पे रिपोर्ट करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पीएनएल पे रिपोर्ट करेगा कि पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है क्या प्रॉफिट लॉसेस का, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है क्या आपके अफेयर्स का। उसके बाद तुम वो वाले अफेयर्स नहीं, आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ओके, आपको क्या देना है, आपको ये भी बताना है कि आपके ओपिनियन में वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी हैज बीन मेंटेन्ड। मतलब ऑडिटर इस पे भी रिपोर्ट करेगा कि ऑडिटर के हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर एक्ट, एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है कि नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है कि नहीं। ठीक है, ऑडिटर इस पे भी रिपोर्ट करेगा। और किस चीज पे रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करेगा ये जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो उसने एग्जामिन किए हैं, ये बुक्स से मिलते जुलते होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, है ना। आप बैलेंस शीट पीएनएल किसके हिसाब से बनाते हो, बुक्स के हिसाब से। तो ऑडिटर इस चीज पर रिपोर्ट करेगा कि वेदर बैलेंस शीट एंड वेदर पीएनएल अग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर दे अग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहीं पे सारे पॉइंट्स आपके देखो याद हो जाएंगे। ऑडिटर किस किस चीज पे रिपोर्ट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, पहले तो वो बताएगा कि पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से बने हुए हैं क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पीएनएल बैलेंस शीट एक दूसरे से अग्री करते हैं क्या। तो ये तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट पे ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और किस चीज पे रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर इस चीज पे रिपोर्ट करेगा कि ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से, ऑडिटर की जो ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली, जो भी उसका ओपिनियन है, जो भी एक्सप्लेनेशन उसे दी गई उसके हिसाब से, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, उसके हिसाब से, वेरी गुड, उसके हिसाब से अकाउंट्स गिव ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो एक्ट जिस हिसाब से होनी चाहिए। अकाउंट्स गिव फुल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स आपके फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, ऑडिटर बताएगा। उसके बाद और ऑडिटर ये भी बताएगा कि ऑडिट के लिए उसे सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज मिली कि नहीं, मतलब ये ऑडिट के दौरान उसे सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली कि नहीं। तो ऑडिटर इन चीजों पे रिपोर्ट करेगा। सारे बच्चों को याद हो गया क्या, बताओ। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। तो ये ऑडिटर का राइट है रिपोर्ट करने का, ऑडिटर की ड्यूटी भी है रिपोर्ट करने की। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको दे देता है बेटा, एक तो दे देता है, एक कॉपी तो अपनी रजिस्ट्रार को देता है, एक कॉपी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देता है। ऑडिट रिपोर्ट में किन किन चीजों पे रिपोर्ट करता है, तो किन किन चीजों पे रिपोर्ट करेगा, पहले तो पीएनएल पे, कि पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देती है क्या, किसका, कंपनी के प्रॉफिट्स का, लॉसेस का ट्रू फेयर व्यू देती है क्या। बैलेंस शीट पे भी सेम पॉइंट है कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है क्या, किसका, कंपनी के अफेयर्स का, जिस तरीके से कंपनी चल रही है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू देती है कि नहीं। बैलेंस शीट और पीएनएल तुम किसके हिसाब से बनाते हो, बुक्स के हिसाब से। तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन मेंटेन्ड, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्ट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, रूल्स है, उसके हिसाब से आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया कि नहीं। फिर पीएनएल और बैलेंस शीट बुक्स से अग्री करते हैं क्या, अग्री करने चाहिए, दोनों मिलने चाहिए ना, बुक्स के हिसाब से तो पीएनएल बैलेंस शीट बनते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से अग्री करने चाहिए। उसके बाद ये जो अकाउंट्स है, ऑडिटर बताएगा, अपना ओपिनियन देगा कि उसके हिसाब से ये अकाउंट्स जो है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ऑडिटर के हिसाब से ये जो अकाउंट्स हैं वो क्या देते हैं, क्या देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं ना, जैसा एक्ट बोलता है वैसी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, ये अकाउंट्स पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं ना। और ऑडिटर इन जनरल बोलेगा कि ऑडिट करने के दौरान उसे सारी इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट उसे मिला कि नहीं, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। एवरीबॉडी समझ में आ गया, सारे बच्चों को याद हो गया। तो ऑडिटर इन चीजों पे ऑडिट रिपोर्ट पे रिपोर्ट करेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Auditor will have to give qualifying observation if any of the answer to the above mentioned matters are negative. ऊपर में से अगर किसी का भी आंसर नेगेटिव है, लेट्स से पीएनएल ट्रू फेयर व्यू नहीं दे रहे, या बैलेंस शीट ट्रू फेयर व्यू नहीं दे रही, या बैलेंस शीट पीएनएल बुक्स के हिसाब से नहीं बने, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बुक्स को मेंटेन नहीं कर रही, तो इस केस में अगर ऊपर में से किसी का भी आंसर अगर नेगेटिव हुआ तो ऑडिटर का क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन आएगा। समझ में आ गया, ऑडिटर रिमार्क प्लेस करेगा, क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन देगा। समझा क्या एवरीबॉडी, सिंपल, एवरीबॉडी समझ में आ गया, यो मैडम, यो यो, वेरी गुड, ओके, समझा ना बेटा, बता दे, हाँ एवरीवन। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझा,
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर। कम ऑन नको, समझा मैडम, समझा बेटा, वेरी गुड बेटा। बाकी के चने चबा रहे हो क्या तुम लोग, क्या कर रहे हो हैं? ओके ठीक है मैडम, लिख रहे हैं यार, पीछे मत पड़ा करो यार हमारे, सॉरी बेटा। मैडम आप हमारी पर्सनल स्पेस में घुस घुस के क्या आप हम लोग को ऐसा कुछ कुछ कमेंट मारती हो? हाँ, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये सब, अपने पास रखो अपने कमेंट। फाइन, ओके। फॉर्म्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब आपने ऑडिट रिपोर्ट सुन लिया कि क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट में किन किन चीजों के बारे में बोलना है। वेरी इजी, पीएनएल ट्रू फेयर व्यू देता है क्या, बैलेंस शीट ट्रू फेयर व्यू देता है क्या, ये दोनों किसके हिसाब से बने हैं, बुक्स के हिसाब से, तो बुक्स प्रॉपर मेंटेन्ड है क्या, ये दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं क्या, ऑडिट के लिए तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, ये सारा तुम्हें देना पड़ता है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर ये क्या कहता है, the form of the audit report to be submitted by the auditor as prescribed in various states contain a number of matter which the auditor has to state or comment upon। फिर क्या बोल रहा है यार मैडम, बेटा सुन, कहता है in addition to the above, मतलब ये तो तुम रिपोर्ट करोगे ही, ये सो तो तुम रिपोर्ट करोगे ही, इसके एडिशन में जान नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी, है खून चूसेंगे ऑडिटर तुम्हारा। In addition to the above, auditor will have to attach schedules to the report regarding the following matters। कहता है ये ऊपर वाला तो तू बताएगा ही कि तेरे को बैलेंस शीट ठीक लगे कि नहीं, पीएनएल ठीक लगा कि नहीं, इसके अलावा तू अपनी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे कुछ शेड्यूल अटैच कर देना, शेड्यूल मतलब एनेक्स्चर्स अटैच कर देना इन चीजों के ऊपर। किन चीजों के ऊपर, कहता है तू ऊपर वाला तो रिपोर्ट करेगा ही ऑडिटर, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसके अलावा तू अपनी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे कुछ एनेक्स्चर्स अटैच कर देना, कोई पेजेस स्टेपल कर देना पीछे, जिनमें तू किन चीजों के बारे में बताएगा, इन मैटर्स के बारे में बताएगा। किन मैटर्स के बारे में, all the transaction which appears to be contrary to the provision of act rules या bylaws of the society। मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं जो एक्ट के अगेंस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के कॉन्ट्ररी में, विरुद्ध, रूल्स के विरुद्ध कोई ट्रांजैक्शंस आपने किए हो, विरुद्ध जाओगे रिपोर्ट करो, ऑडिटर तेरे को ऐसा लगा क्या कि इसने कोई ट्रांजैक्शंस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या रूल्स के कॉन्ट्ररी किए हैं, लगा है तेरे को, देख एनेक्स्चर लगा के उसमें लिख दे। ओके, all sum which ought to have been but not have been brought into accounts by the society। ऐसी चीजें, ऐसे सम्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने चाहिए थे और नहीं किए, all sums which ought to have been, जो करने चाहिए थे but not been brought into the accounts, पर अकाउंट्स में नहीं आए, मतलब ऐसे सम्स जो आपको रिकॉर्ड करने चाहिए थे पर नहीं आए। ओके, any material or property belonging to the society which appears to auditor to be bad or doubtful of recovery। मान लो कोई डेटर्स वगैरह है, डेटर्स क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गई ऑडिटर की, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी है डेटर्स। अगर ऑडिटर के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी बैड है या जिसका रिकवरी डाउटफुल है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है सोसाइटी को, जो ऑडिटर के हिसाब से बैड है और डाउटफुल है, उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, एनी मटीरियल इरेगुलरिटी और इम्प्रॉपर्टी इन द एक्सपेंडिचर और इन दी रियलाइजेशन और मनी ड्यू टू दी सोसाइटी, मतलब एनी मटीरियल इरेगुलरिटी, कोई बड़ी तुम्हें इरेगुलरिटी दिखती है, या इम्प्रॉपर्टी इन एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चे अगर तुमको दिखते हैं, इन दी रियलाइजेशन और मनी ड्यू टू दी सोसाइटी, मतलब तुम्हें कोई बड़ी दिक्कत लग रही है कि बहुत फालतू का खर्चा हो रहा है या पैसे रियलाइज नहीं हो रहे, मनी बहुत ड्यू है, तो इस पे तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। एनी अदर मैटर जो रजिस्ट्रार बोले उस पे भी करना पड़ेगा। एवरीबडी समझा? ओके मैडम, फिर से समझा दो एक बार, ठीक है वापस समझाएंगे। बताओ, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो तुम ये लिखोगे, पीएनएल ट्रू फेयर व्यू देता है ना, बैलेंस शीट ट्रू फेयर व्यू देता है ना, बुक्स जो है वो मेंटेन है ना, ये सारे एक दूसरे से अग्री करते हैं ना, आपको ऑडिट के दौरान पूरी इंफॉर्मेशन मिली ना, ये तो तुम दोगे ही। इसके एडिशन में तुम कुछ एनेक्स्चर्स अटैच करोगे, ठीक है मैडम कर देंगे। किन किन चीजों पे करोगे? 4 चीजों पे करोगे। क्या है वो 4 चीजें? सबसे पहले आपने कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं क्या? कौन से ट्रांजैक्शंस? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कॉन्ट्ररी हो एक्ट के। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर एक्ट के कॉन्ट्ररी, एक्ट के विरुद्ध जाके कोई ट्रांजैक्शंस किए तो रिपोर्ट कर देना, ठीक है। ऐसे सम ऑफ मनी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था पर अकाउंट्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद कोई मटीरियल इरेगुलरिटी, आपको कोई बड़ी इरेगुलरिटी लग रही है, कोई बड़ी दिक्कत लग रही है, किसमें? इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं या इन रियलाइजेशन, मनी रियलाइजेशन में कोई बड़ी मटेरियल इरेगुलरिटी दिख रही है,
कोई भी मटेरियल, बड़ी मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटी दिख रही है, जैसे इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं या पैसा रियलाइज नहीं हो रहा, तो मटेरियल इरेगुलरिटी दिख रही है तो आप रिपोर्ट करें। और क्या पॉइंट मैंने मिस किया? अच्छा, एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दी सोसाइटी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है सोसाइटी को और ऑडिटर के हिसाब से उसकी रिकवरी डाउटफुल है। any property belonging to the society and auditor, according to the auditor, that recovery of that is doubtful। ठीक है, तो आपको एडिशनल एनेक्चर्स अटैच करने पड़ेंगे। मान लो ऐसी कोई चीजें हो ही ना, तो अगर मान लो कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस ही नहीं हुए जो कॉन्ट्ररी हो, या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी ही नहीं हुई, या मैडम ऐसा कोई सम ही नहीं था जो आना चाहिए था और नहीं आया, या ऑडिटर को कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज बैड नहीं है, डाउटफुल नहीं है रिकवरी में, इस केस में ऑडिटर निल रिपोर्ट दे देगा। इफ एनी ऑफ द अबव मैटर द ऑडिटर विल हैव टू गिव निल रिपोर्ट। इस केस में ऑडिटर निल रिपोर्ट देगा। अगर ऐसी कोई चीज हो ही नहीं तो आप निल रिपोर्ट दे दोगे। ठीक है, नो नीड, निल रिपोर्ट दे दोगे। निल 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 रिपोर्ट, याद रखना। आपको पूछा उल्टा भी जा सकता है, किस केस में ऑडिटर निल रिपोर्ट दे देगा, तो आप क्या बोलोगे? अगर ये चीज हुई नहीं, ये चारों चीज अगर हुई नहीं, तो ऑडिटर इस केस में एनेक्शंस में कुछ लिखेगा नहीं, निल रिपोर्ट देगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देखना। इस पर एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एमसीक्यू आता है, आरटीपी में भर भर के रिपीट होता है। देखो, in addition to the audit certificate in the prescribed form and various schedule stated above, ये जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आपको देनी है, ये सब तो दोगे ही। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर होता है ना, उसको 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को आंसर करना पड़ता है, जिसको ऑडिट मेमो कहते हैं। मतलब ऑडिट रिपोर्ट के अलावा 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर होते हैं, क्वेश्चंस के सेट्स होते हैं, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को फिल करना पड़ता है, जिसे ऑडिट मेमो कहते हैं। पता है आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ऑडिट सर्टिफिकेट के अलावा, रिपोर्ट वगैरह के अलावा, ऑडिटर 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को फिल करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे ऑडिट मेमो कहते हैं। मतलब ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट के अलावा ऑडिटर 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को भरता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस के सेट होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं ऑडिटर को, जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करता है। इस क्वेश्चनर के सेट को क्या कहते हैं? ऑडिट मेमो कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या? याद रखना, याद रखना। ओके, ऑल राइट, ओके। गूगल फॉर्म शीट, वेरी गुड बेटा। चलो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है मेरे साथ? हाँ, मतलब अलग से ये भरने पड़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अलावा आपको 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर फिल करने पड़ते हैं, इसे ऑडिट मेमो कहते हैं। ठीक है, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट में ही होता है कि आपको क्वेश्चनर फिल करने पड़ते हैं। मेरे साथ एक बार रिवाइज करोगे? फिर से फटाफट रिवाइज कर लो। हाँ, मेरे मन में शांति हो जाएगी। ऑडिटर की राइट और ड्यूटी क्या होता है? ऑडिटर का राइट और ड्यूटी क्या होता है बेटा, बता दे। ऑडिटर का ये राइट है, ड्यूटी है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना, और ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद उसे रजिस्ट्रार को भी देना, और किसको देना? कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी देना। ऑडिट रिपोर्ट में आप किन चीजों पे रिपोर्ट करते हो? जो रजिस्ट्रार बोले उन सारी चीजों पे रिपोर्ट करते हैं। राइट नाउ रजिस्ट्रार क्या बोलता है, किन किन चीजों पे रिपोर्ट करना है? पीएनएल पे। पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या? बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या? पीएनएल बैलेंस शीट बुक्स के हिसाब से बनते हैं, तो बुक्स मेंटेन्ड है क्या? ये एक दूसरे से अग्री करते हैं क्या? और आपको ऑडिट के पर्पस के लिए सारी इंफॉर्मेशन मिली क्या? अकाउंट्स आपके सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना ऑडिटर के बेस्ट ऑफ द नॉलेज के लिए। मैम कैन आई डू दिस क्लास फॉर नवंबर 22? बेटा क्यों यार, बेटा अभी नवंबर 22 में बहुत टाइम है, ग्रुप 1 पढ़ो, सबसे पहले ग्रुप 1। ओके, ये सारी चीजें आप ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करोगे, कर दोगे क्या? हाँ जी मैडम, मैं कर दूंगा ये सारी चीजों पे रिपोर्ट। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस आपको कुछ एनेक्चर अटैच करने पड़ते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के पीछे। किन चीजों के बारे में बताना पड़ता है? सबसे पहले किस चीज के बारे में बताना पड़ता है? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किए हैं पर कॉन्ट्ररी है टू द एक्ट। ओके, ऐसे सम जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे, which ought to have been recorded but has not been recorded in the accounts। तीसरी चीज आप क्या चीज आपको लगती है कि यार कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है बिलोंगिंग, नानो डेट्स है बिलोंगिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिटर के हिसाब से ये क्या है? क्या है ऑडिटर के हिसाब से? बैड है या डाउटफुल है उसकी रिकवरी,
या फिर एनी मटीरियल इरेगुलरिटी आपको दिख रही है, कोई बड़ी इरेगुलरिटी दिख रही है, जैसे बड़े इम्प्रॉपर खर्चे दिख रहे हैं, ये सब आप क्या करोगे, ये अटैच करोगे। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है अगर कोई रजिस्ट्रार और कोई मैटर बोले तो उसको भी रिपोर्ट कर दोगे। बट एक बात बताओ, अगर ऐसी कोई हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ऑडिटर क्या दे देगा, नील रिपोर्ट दे देगा। ऑडिटर को इसके अलावा 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को फिल करना पड़ता है, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस के सेट होते हैं, उसमें आंसर लिखना पड़ता है। तो ऑडिटर 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को फिल करेगा, उसे क्या कहते हैं, ऑडिट मेमो कहते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अभी तक आप नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, मल्टी स्टेट मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक स्टेट में काम नहीं कर रही, एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही है, उसको कहते हैं मल्टी स्टेट। एक ही स्टेट में काम कर रही हो तो आपने सारे वो पढ़ लिए, कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा, क्या उसका होना चाहिए, सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। मतलब क्या होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, जो सिर्फ एक स्टेट में सीमित नहीं है, एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही है, उसे कहते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए अलग से एक एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। फंड्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस। ऑफ कोर्स बात नहीं है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड्स है, आप इसे पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स में चंदा चुंदा देने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों करोगे यार, पागल हो क्या, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, आगे बढ़े बेटा। यो मैडम, यो 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 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एक याद है आपको मैंने बोला था, नॉर्मल अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो सेंट्रल ने स्टेट को बोला यार तू बना दे यार रूल्स, ये जो जो बुक्स इन्हें मेंटेन करनी है ये लोग कर लेंगे। पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये आपको बुक्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, ये बुक्स आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंटेन करने ही करने पड़ेंगे। कौन से बुक्स, ऑल द सम ऑफ मनी रिसीव, जितना पैसा आया, जितना खर्चा किया और किस मैटर पे रिसीट एक्सपेंडिचर हुए, सारे सेल परचेज के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, एसेट लायबिलिटी के बुक्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है तो आपको कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करने पड़ेंगे, मटेरियल लेबर के कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एवरीबॉडी समझ में आ गया तो बता दे मेरे को, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, क्या मेंटेन करने पड़ते हैं, मनी रिसीव्ड, जो भी रिसीट हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, एंड मैटर जिस वजह से रिसीट और एक्सपेंडिचर हुए हैं। उसके बाद में आपको क्या बताना पड़ेगा, एसेट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, सेल और परचेज की बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो तो कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ गया, सेल परचेज का तो सबको पता है, एसेट लायबिलिटी का सबको पता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और जितने पैसे आए, मनी रिसीव हुआ, स्पेंड हुआ, किस पर्पस के लिए हुआ, ये भी मेंटेन करना है। एवरीबॉडी बता दे बेटा, एवरीबॉडी कम ऑन, समझ में आ रहा है, गॉट यू मैम, वेरी नाइस। चलिए, तो ये हो गया क्रेजी क्रेजी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब अपने पढ़ेंगे, अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब ये डिफरेंट है, जो आपने पहले क्वालिफिकेशन पढ़ा था वो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, याद है आपने पढ़ा था कि एक सीए तो कर ही सकता है, सीए के साथ साथ गवर्नमेंट का डिप्लोमा हुआ अकाउंटेंसी में, कोऑपरेशन में, कोऑपरेटिव अकाउंट में, तो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था। पर अगर आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो एक्ट बदल जाता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगेगा। वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लग रहा था, अब यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगेगा। तो इस एक्ट के हिसाब से ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आ जा बेटा पढ़ ले। कहता है अभी रुक जा, 1 मिनट रुक जा। As section 72 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहता है, अ पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, कहता है सिर्फ एक सीए ही ऑडिट कर सकता है। सुन भाई, ए गवर्नमेंट डिप्लोमा
नहीं चलेगा रे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है रे, बड़े लोग हैं हम लोग, एक से ज्यादा स्टेट में काम करते हैं, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट ही हमारी ऑडिट करेगा। हाउएवर हमने थोड़े वो भी लगा रखे हैं, इनएलिजिबिलिटी भी है, फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एलिजिबल। देखो आप सीए हो सकते हो, पर ये जो नीचे मेंशन्ड लोग हैं ना, ये तो अपॉइंट नहीं होंगे, आर नॉट एलिजिबल। जैसे कंपनी के केस में एलिजिबल नहीं होते अंडर सेक्शन 141, वैसे ही हमारे केस में भी क्या है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, सॉरी बेटा आप ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप हमारे ही कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉई हो, सॉरी बेटा नहीं चलेगा। अ पर्सन, आप हमारे ही मेंबर हो या एम्प्लॉयमेंट में हो हमारे ऑफिसर्स या एम्प्लॉय के, सॉरी बेटा नहीं चलेगा। उसके बाद अ पर्सन हु इज इंडेटेड, आप इंडेटेड हो क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या आपने कोई गारंटी दे दी क्या, या आपने कोई सिक्योरिटी दे दी आपने, या तो आप इंडेटेड हो या आपने कोई गारंटी दे दिया है या आपने कोई सिक्योरिटी दे दिया है ऑफ इंडेटनेस टू एनी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के रिलेशन में तुमने सिक्योरिटी दे दिया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, देखो 1000 रुपया फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। एक बात बताओ, याद आया कुछ कुछ सेक्शन 141, मैंने ये जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा पता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 यहां पे आया। आपको क्या बोला, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट क्यों कोई कौन कर सकता है, बता दे बेटा, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। और बोलता है हमारी डिस्क्वालिफिकेशन भी है कि आप हमारी ऑडिट नहीं कर पाओगे, कब नहीं कर पाओगे, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो। ओके आगे, बॉडी कॉर्पोरेट हो ना, ऑफिस सारे हमारे एम्प्लॉय वगैरह हो ना, हमारे मेंबर हो ना, हमारे इंप्लॉय के अंडर एम्प्लॉयमेंट में हो ना, आप हमसे इंडेटेड हो, हमको कोई गारंटी दे के रखा है, हमको कोई सिक्योरिटी, हम किसी थर्ड पर्सन को लेके तुमने कोई सिक्योरिटी गारंटी दे दी, किसी थर्ड पार्टी के लिए तुमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को गारंटी दे दी इन एक्सेस ऑफ 1000 रुपया, 1000 रुपया से ना नहीं कर सकते। समझ में आ गया, ये मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा, ये सारा सेक्शन 141 में तुमने पढ़ा है। मोर देन 1000 फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग, 1000 से ऊपर का गारंटी दिए हो, सिक्योरिटी दिए हो किसी दूसरे की इंडेटनेस के लिए, एक तो तुम खुद इंडेटेड हो तो चलो 1000 रुपया का है, तुमने किसी को गारंटी दे दिया, किसी थर्ड पर्सन को पैसा देना था, तुमने उसकी गारंटी या सिक्योरिटी दे दी, वो भी मोर देन 1000, नहीं होगा। एवरीबॉडी समझ में आ गया। तो कहता है अगर ऑडिटर बनने के बाद तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ तो तुम्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, विकेट कर दिया तुमने, कांड कर दिए तुमने, एक तो ऑडिटर बन गए फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो तुम वेकेट करोगे ऑफिस को, समझा क्या बेटा। मैम एक डाउट है, कैट जिसमें भी एलएलपी नहीं आएगा ना मैम, एक मिनट मैम, एक डाउट है, लाइक कंपनीज एक्ट जिसमें भी एलएलपी नहीं आएगा ना, वो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 141 को अलग रखो, ये आपका एक्ट ही अलग है, दिस इज अ डिफरेंट एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ये। कंपनीज एक्ट में क्या था कि एलएलपी ऑडिट कर सकती है, ठीक है, एलएलपी ऑडिट कर सकती है एज पर कंपनीज एक्ट, यहां पे उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ, ओनली एंड ओनली दे आर टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म भी हो सकती है, जिसको डिस्क्वालीफाई किया है सिर्फ इतने ही लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट में आपकी एलएलपी आ जाती है, पर अलग से यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आ जाती है, वहां पे लिखा था क्या, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी लिखा था क्या, उसमें अलग से लिखा हुआ था क्या, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, यहां पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पे सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में तो एलएलपी आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, एवरीबॉडी आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बताओगे एनीबॉडी। एक बात बताओ, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कौन अपॉइंट करता है, कंपनी के केस में पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, तो कंपनी के केस में बोल रही हूँ श्रुति, रजिस्ट्रार, कंपनी के केस में, अरे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कंपनी को क्यों पूछूंगी, बोर्ड अपॉइंट करता है ना। तो ये क्या कहता है, सेक्शन 70 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट क्या कहता है, पहला ऑडिटर जो होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, यहां पे भी बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, कब, विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रजिस्टर होने के
1 मंथ के अंदर अंदर बोर्ड कर लेगा, ठीक है। एंड ऑडिटर जो भी अपॉइंट होगा शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, मतलब 1 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा, ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ पहला एजीएम, मतलब 1 साल के लिए अपॉइंट होगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना कंपनी में कौन करता है, बोर्ड करता है क्या, हाँ, तो इस केस में भी कौन करेगा, बोर्ड करेगा, विद इन 1 मंथ में करेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बोर्ड वहां पे भी बोर्ड फेल हो जाता है तो फिर क्या होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, वहां पे भी यही करते हैं, यहाँ पे भी यही करते हैं, तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करोगे पहला ऑडिटर, समझ में आ गया, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स कौन कहां पे अपॉइंट होते हैं, वहां पे भी एजीएम में अपॉइंट होते हैं क्या, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स एजीएम में अपॉइंट होते हैं ना, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम में, करेक्ट। इस केस में भी सेम है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और ऑडिटर अपॉइंटेड बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, ठीक है। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 1-1 साल के लिए होगा, होल्ड द ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आ गया, तो बताओ अपॉइंटमेंट के बारे में बात बताओ, मुझे बताओ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। कंपनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टर होने के 30 डेज के, सॉरी 30 नहीं 1 मंथ लिखा है, हमेशा 1 मंथ लिखा है तो 1 मंथ ही लिखना, ओके। बोर्ड नहीं करता तो फिर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा एजीएम के अंदर अपॉइंट होगा, सबको जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 1-1 साल के लिए ही होगा, 1 ईयर के लिए ही होगा, he shall hold the office till the next AGM. Everybody understood? वेरी गुड, सारे को सबको क्लियर है ना। थोड़ा थोड़ा रेलेवेंस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्शन 139 141 से मिलता जुलता है, याद रखने के लिए इजी है, शुक्र बनाओ कुछ नया नहीं लिख दिया, यहाँ पे वही लिखा है जो पहले लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट के अंदर, चलो थैंक गॉड, है ना, ओके। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हें कुछ याद आ रहा है, आई डोंट नो तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अब वापस से यहां पे बात आई, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के क्या, अभी आपने पढ़ा था क्या नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कोऑपरेटिव ऑडिटर, आपने पढ़ा था पीएनएल पे, बैलेंस शीट पे, बुक्स पे, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, अब मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। मैंने क्या बोला है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलता जुलता है कंपनीज एक्ट से, उसके जो जो एक्ट है, सेक्शंस है, मिलते जुलते हैं कंपनीज एक्ट से। तो अब यहां पे ध्यान देना, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या पावर्स हैं, 2 पावर्स हैं, हम पावर्स और ड्यूटी पढ़ेंगे। पावर्स 2 है, he shall have right of access to all the times to the books, accounts and vouchers of multi state cooperative society act। मतलब आपके पास हमेशा, आपके पास 2 पावर्स हैं, आपके पास राइट है, राइट टू एक्सेस द बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस में रखे हुए हो चाहे कहीं और रखे हुए हो, आपके पास राइट है, यू हैव राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो हेड ऑफिस में रखे हो चाहे वो बुक्स कहीं और भी रखे हो, आपके पास एक्सेस रहेगा। तो ये आपका पहला पावर हुआ। और दूसरा पावर क्या है, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहो, जो भी इंफॉर्मेशन चाहो वो मांग सकते हो फ्रॉम द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को जरूरी लगती है ऑडिट के लिए, वो आप वहां के ऑफिसर या एम्प्लॉय से मांग सकते हो। समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके 2 पावर्स। मुझे बताओ आपके 2 पावर्स क्या है। बेसिक जो हर ऑडिटर का पावर होता है कि आपके पास एक्सेस रहेगा बुक्स का, आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, बोल, मैंने क्या बोला, आपके पास पावर है टू एक्सेस बुक्स, और जो इंफॉर्मेशन, जो एक्सप्लेनेशन आप ऑडिट के पर्पस के लिए चाहो वो मांग सकते हो। ठीक है, उनके ऑफिसर से, उनके एम्प्लॉय से। एवरीबडी, दोनों पावर से समझ में आ गए? थोड़ा मिलता जुलता कंपनीज एक्ट का समझ में आ रहा है? बुक्स का एक्सेस, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन आप मांग सकते हो। उसके बाद ऑडिटर शैल मेक फॉलोइंग इंक्वायरीज। कुछ याद आ रहा है? कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि ऑडिटर क्या क्या इंक्वायरीज कर सकता है, याद है? आपने पढ़ा था इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, कंपनीज एक्ट में, याद आ रहा है किसी को? आपने पढ़ा था ऑडिटर की ड्यूटी होती है कुछ चीजों को इंक्वायर करने की, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर। याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है? सिर्फ इंक्वायर करने की ड्यूटी है।
ऑडिटर शैल मेक फॉलोइंग इंक्वायरीज। रिपोर्ट की भी है, ठंड रख थानुस, ठंड रख। याद आ रहा है मैंने आपको जब कंपनीज एक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था, ऑडिटर की ड्यूटी होती है इंक्वायरी करने की। इसकी एक मेमोरी टेक्निक बताई थी मैंने। मुझे पर्सनल पर्पस के लिए क्या चाहिए था, लोन चाहिए था, तो मैंने लोन का क्या किया, पर्सनल पर्पस के लिए लोन चाहिए था, तो मैंने लोन का मुझे पर्सनल पर्पस के लिए लोन चाहिए था, तो मैंने लोन का ट्रांजैक्शन किया जिससे मुझे कैश मिला। बस इतना ही, शेयर्स वाला पॉइंट नहीं है इधर। तो आपको किस चीज पे इंक्वायर करना है, आपको ये इंक्वायर करना है कि कहीं पर्सनल खर्चे रेवेन्यू अकाउंट में तो चार्ज नहीं हुए, कहीं पर्सनल खर्चे आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पर्सनल खर्चे रेवेन्यू में तो नहीं डाल दिए। लोन, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई लोन लिया है तो क्या वो लोन प्रॉपरली सिक्योर्ड है, क्या उसके टर्म्स कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है, दे आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था, दीप तू पढ़ेगा तेरे को याद आएगा, कंपनीज एक्ट में खोल के पढ़ना, सेम चीजें हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर। क्या इंक्वायर करना है कि लोन और एडवांसेस अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लिए हैं लोन, तो लोन सिक्योर्ड है ना, और साथ साथ में जो लोन के टर्म्स है दे शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, टर्म्स उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। आपने अगर कोई ट्रांजैक्शंस किया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ट्रांजैक्शंस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं विच आर प्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज, जिसकी आपने मियरली बुक एंट्रीज पास की है, दे शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कहीं इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, ऑडिटर को इसको रिपोर्ट करना है। पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में तो नहीं डाल दिया। साथ में अगर आपने अपने शेयर्स को कैश पे अलॉट किया तो आपको कैश मिला कि नहीं, और अगर कैश नहीं मिला तो आपने इसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर बुक्स में दिखाई है कि नहीं, करेक्ट पिक्चर दिखाई है ना, कोई मिसलीडिंग पिक्चर तो नहीं दिखाई। याद आ रहा है, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर, सेम का सेम पॉइंट जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट था कि आपने कहीं अपने शेयर्स को बेचा तो नहीं है लो प्राइस पे जिसपे आपने परचेज किया था, वो पॉइंट एक यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा सारे पॉइंट है। ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर, ड्यूटी टू इंक्वायर, ये भी आपको सेम पॉइंट है। बताओ, ऑडिटर का पावर्स और ड्यूटी पढ़ रहे हो, पावर्स क्या थे दो, आपके पास पावर है कि आपके पास एक्सेस रहेगा बुक्स का, और आपके पास दूसरा पावर क्या है, आपके पास दूसरा पावर है कि आप इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, किससे, ऑफिसर और एम्प्लॉय से। आपकी ड्यूटी क्या है, इंक्वायर करने की ड्यूटी है। सेम पॉइंट जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़े थे, याद कैसे रखना है, मेरे को पर्सनल पर्पस के लिए लोन चाहिए था, तो मैंने लोन के ट्रांजैक्शंस किए, लोन के ट्रांजैक्शंस करने से मुझे कैश मिला, तो ये 4 पॉइंट पे आप इंक्वायरी करोगे। अगर आपने अपने शेयर्स को कैश पे अलॉट किया है तो पैसा मिला कि नहीं, पर्सनल पर्पस के चीजों को रेवेन्यू में तो नहीं डाल दिया, लोन अगर आपने लिया है तो लोन के टर्म्स आपके अगेंस्ट तो नहीं है, लोन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज बुक्स में दिख रही है, इट शुड नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज। एवरीबॉडी समझ में आ गया, ड्यूटी टू इंक्वायर सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये वही सेम चीज है जो कंपनीज एक्ट में पढ़ी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसको खत्म होने के बाद क्लास को उसको खोल के देखना, सेम प्रिंटेड पॉइंट्स है, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सेम पॉइंट्स है जो कंपनीज एक्ट में पढ़े हैं। ठीक है, ओके। कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये मैं लास्ट में लूंगी, ये भी सेम है। कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट भी आपका जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट होता है वो और ये दोनों सेम है। सबसे पहले लास्ट पॉइंट पे आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। अब आपको थ्योरी क्वेश्चन इस पॉइंट पे आ सकता है, किस पॉइंट पे आ सकता है, इस पॉइंट पे, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल सकता है, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कब कराएगा, अंडर सेक्शन 77 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ये ओपिनियन है, क्या क्या ओपिनियन, दैट अफेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल डीड। मतलब कोऑपरेटिव, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अफेयर्स हैं वो आर नॉट बीइंग मैनेज्ड
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या सिर्फ हेल्प के लिए बनती है क्या? एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प, आप सेल्फ हेल्प के हिसाब से मैनेज नहीं कर रहे या म्यूचुअल डीड के हिसाब से नहीं कर रहे, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, या फिर आप साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे, मतलब आपके अफेयर्स साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है, या फिर सेल्फ हेल्प के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे, म्यूचुअल डीड के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे, ठीक है, बेसिकली आप ढंग से काम नहीं कर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ये ओपिनियन है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अफेयर्स मतलब क्या होते हैं, मतलब उसके काम धंधे, उसका जो काम धंधा है वो सेल्फ हेल्प के हिसाब से नहीं है, या म्यूचुअल डीड जो आपने अग्री किया है उसके हिसाब से नहीं है, या साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, जैसे एक साउंड बिजनेस होना चाहिए वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में क्या करोगे आप ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा? स्पेशल ऑडिट करवाएगा, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस मैनर में मैनेज हो रही है कि इट इज कॉजिंग सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस टू विच इट पर्टेन्स। जिस भी बिजनेस का ये काम कर रहे हैं, मान लो कोऑपरेटिव बैंक है या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, कोई भी जिस भी इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से मैनेज हो रही है कि इंजरी कॉज कर रही है, डैमेज कॉज कर रही है पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे। जिस भी इंडस्ट्री से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे, ट्रेड इंडस्ट्री के इंटरेस्ट पे आप क्या कर रहे हो? सीरियस इंजरी का कॉज कर रहे हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि इट एंडेंजर सॉल्वेंसी, मतलब आपकी सॉल्वेंसी भी डेंजर में है, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो। बताओ, याद हो गया? तीन ही पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब आपकी स्पेशल ऑडिट करवा सकता है? स्पेशल ऑडिट करवा कब सकता है? तीन केसेस में, या तो आपके अफेयर्स कुछ इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं, अफेयर्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद म्यूचुअल हेल्प, सेल्फ हेल्प या म्यूचुअल डीड या सेल्फ हेल्प, या इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, आप साउंड बिजनेस के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि इट इज कॉजिंग अ सीरियस इंजुरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री टू विच इट बिलोंग्स, मतलब जिस भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग कर रहे हो उस इंडस्ट्री पे इंजुरी कॉज हो रही है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही है आपकी वजह से। और तीसरी चीज, आपका सॉल्वेंसी डेंजर में है। मैम सॉल्वेंसी के टाइम पे स्पेशल ऑडिट करवा के क्या होगा? पता चलेगा ना व्हाट इज द कॉज, सॉल्वेंसी डेंजर में क्यों आ रही है, बड़ा मैटर है ना यार। आ जाओ एवरीबॉडी, स्पेशल ऑडिट तीन तरीकों में करवाई जाती है, वापस से बोलो, स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा इसकी स्पेशल ऑडिट करो, ये तो बहुत बड़ी बात है। स्पेशल ऑडिट कब होगी? या तो आपकी इंसॉल्वेंटी होने वाली हो, इंसॉल्वेंसी ही आपके डेंजर के अंदर है, या फिर पूरे के पूरे बिजनेस पे, पूरी इंडस्ट्री पे ही खराब इफेक्ट हो रहा है, आप अपने बिजनेस को इस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि इट इज कॉजिंग अ सीरियस इंजुरी, की पूरी ट्रेड, जिस भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो उस पूरे बिजनेस पे इंजुरी कॉज हो रही है, और आपके अफेयर्स मैनेज इस तरीके से हो रहे हैं जो बिल्कुल म्यूचुअल हेल्प पे नहीं हो रहे, म्यूचुअल डीड के हिसाब से नहीं हो रहे, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं हो रहे, तो भैया दिक्कत है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा स्पेशल ऑडिट कराओ। इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कब बोलेगा स्पेशल ऑडिट करवाओ? इन तीन कारणों में बोलेगा स्पेशल ऑडिट करवाइए, ठीक है। अब ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोल सकता है स्पेशल ऑडिट करने के लिए? स्पेशल ऑडिट करने के लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑडिट की स्पेशल ऑडिट करने के लिए, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, शैल बी कंडक्टेड एंड अपॉइंट, या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लेगा, सीए तू कर दे, या फिर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर है उसी को ही कहेगा तू ही स्पेशल ऑडिट कर, मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है या तो आप उसी को कह दोगे कि भाई तू स्पेशल ऑडिट भी कर दे, या फिर आप किसी सीए को अपॉइंट करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर। However, central government shall order for special audit. सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के लिए ओनली एंड ओनली तब बोल सकता है अगर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के, या एक या दोनों होल्ड्स इटसेल्फ खुद से, या दोनों होल्ड करते हैं 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 51% और कम से कम 51%
या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, तभी आप उसकी स्पेशल ऑडिट करवा सकते हो। ऐसे किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में घुसकर आप वहां पे स्पेशल ऑडिट नहीं करवा सकते। मतलब गवर्नमेंट का अगर उसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, क्या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। आपको कोई बोल सकता है कोई भी सोसाइटी की करा सकते हो, तो आप बोलोगे किसी की भी नहीं, स्पेशल ऑडिट आप सिर्फ उन कोऑपरेटिव सोसाइटी की करा सकते हो जिसमें गवर्नमेंट या तो सेंट्रल या स्टेट या दोनों मिला के 51% और मोर का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, तभी आप वहां की स्पेशल ऑडिट करवा सकते हो। नहीं तो दादागिरी नहीं हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट आके किसी की भी स्पेशल ऑडिट करवा देगा क्या? नहीं। आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है क्या? आप उसमें 51% से ज्यादा होल्ड करते हो क्या? हाँ, तभी उसकी ऑडिट होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अब मेरे को एक और बात बता दो, स्पेशल ऑडिट फिर से एक बार रिवाइज कर लो, स्पेशल ऑडिट आप कब कर पाओगे? बता दें। बहुत बड़ी चीज होगी तभी से स्पेशल ऑडिट करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले या तो आपकी सॉल्वेंसी डेंजर में, बड़ी बात है, या फिर आप आपके कंपनी के अफेयर्स कुछ इस तरीके से हो रहे हैं दैट इट इज कॉजिंग सीरियस इंजुरी टू द पूरा ट्रेड इंडस्ट्री टू विच इट बिलोंग्स, पूरे की पूरे इंडस्ट्री पे सीरियस इंजुरीज आ रही है, इंजरी, जी हाँ, ओके। और क्या है? अफेयर्स आर बीइंग मैनेज्ड इन सच अ वे, अफेयर्स इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं बेटा, किस तरीके से अफेयर मैनेज हो रहे हैं? अफेयर्स कुछ इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं कि बिल्कुल म्यूचुअल हेल्प पे नहीं है, सॉरी म्यूचुअल डीड के हिसाब से नहीं है, सेल्फ हेल्प के हिसाब से नहीं है, या एक साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है। ये तीन चीजें लिखो, हो गया तुम्हारा। तो ये स्पेशल ऑडिट करवाने का आपका पॉइंट है। अब मेरे को एक और चीज के बारे में बात करनी है, कर लूं? पूछूं तुमसे? ऑडिटर नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रही हूं मैं, मल्टी स्टेट नहीं। ऑडिटर को अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी दिखती है, ऑडिटर को अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी दिखती है, ऑडिटर को अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी दिखती है, तो वो स्पेशल रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को देता है। बताओ मुझे कब सीरियस, क्या सीरियस इरेगुलरिटी होगी? बताओ। वेरी गुड। पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, या फिर मिसमैनेजमेंट, वेरी गुड, या फिर फ्रॉड, या फिर फ्रॉड तो लिख दिया ना, क्या तुम देख नहीं रहे हो? फ्रॉड लिख दिया, मिसमैनेजमेंट लिख दिया, प्रॉफिटेरिंग, एक और है क्या? प्रॉपर्टी, एनी अदर मैटर दैट मे बी स्पेसिफाइड बाय योर, क्या कंफ्यूज? वो प्रॉपर्टी अलग है। देख देख, कर दी गलती, कर दी गलती। पिटाई खाने वाले काम ना एट दी एंड तुम कर देते हो। फिर ना वो होता है ना, तुमने हिंदी में सुना है मुहावरा, आग बबूला होना, आग बबूला होना, याद आ गया? और ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लोन कुछ इस तरीके से दे रहे हो कि तुम्हें रिकवरी की पड़ी नहीं है, रेकलेस एडवांसिंग हो रही है, अपने रिलेटिव को एडवांस दिया जा रहा है, एवरीबडी समझ में आ गया? याद रखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कब बोलेगा वो अलग तीन चीजें हैं, और ये चार अलग चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप भूला मत हो मैडम, ओके। जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं और मेरी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको मेरे से पढ़ना है, जो कि नया बैच स्टार्ट हो गया है अपना, कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है? कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है? कौन सा हुआ है? प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। रामबाण बैच स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड। तो बच्चों अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो और मेरा कोड यूज कर सकते हो। क्या है कोड? सीए दीपिका, डी डबल ई वाला। सारे बच्चे याद रखना, गलत स्पेलिंग मत यूज करना, ठीक है? सीए दीपिका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी नाइस। तो चलो, आप लोग मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहीं पे हमने क्या खत्म किया है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज के चैप्टर को खत्म किया है। एक पॉइंट अभी बाकी है मैडम, कौन सा? ड्यूटी टू रिपोर्ट। ये सारा सेम पॉइंट है जो कंपनीज एक्ट में है, मैं इसको यहाँ पे पढ़ाने नहीं वाली, एक बार पढ़ के खुद छोड़ देना। ये कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका कंपनीज एक्ट में जो पढ़ना है उसी पे बेस्ड है, इसलिए यहां नहीं कराऊंगी, वहीं पे कराऊंगी। वहां पे करते ही ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? फटाफट बताओ। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। कितने दिन में करता है? कितने दिन में करता है? 30 डेज नहीं, 1 मंथ में। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कौन करेगा?
चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। और कौन लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, अगर आप वहां के मेंबर हो तो नहीं कर सकते। साथ साथ में अगर आप इंडेटेड हो या आपने कोई सिक्योरिटी दी है या आपने कोई गारंटी दी है किसी थर्ड पर्सन के लिए इन मोर देन 1000 रुपीज की, तो नहीं चलेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये बेसिक बातें समझ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर 51% और मोर का पेड अप शेयर कैपिटल होगा तभी वो क्या करेगा, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। स्पेशल ऑडिट 3 केसेस में होगी, बड़ी बड़ी केसेस है, या तो सॉल्वेंसी डेंजर में है, या आप अफेयर इस तरीके से कर रहे हो कि सीरियस इंजुरी आ रही है, या फिर आप क्या कर रहे हो, म्यूचुअल हेल्थ सेल्फ हेल्प म्यूचुअल डीड और साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं कर रहे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? एवरीबडी चकाचक एकदम, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी नाइस। बाकी सारी पॉइंट आपके हो गए हैं। मैं एक पॉइंट है जो इस नोट्स में नहीं कवर हुआ, जो मुझे पढ़ाते समय याद आया, अब पर मैं उसको पढ़ाऊंगी, अभी अभी पढ़ाऊंगी। पहले मुझे बता दो, ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को आंसर करना पड़ता है। उन क्वेश्चनर को क्या कहते हैं? ऑडिट मेमोज। अब 1 मिनट रुकना, मैं आपकी स्लाइड अपलोड करती हूँ, 2 मिनट रुको। कोई लैग नहीं है, क्या? इधर ध्यान दो तुम लोग। ये चैप्टर को ना मैंने तुम्हें ना एक एक चीज, 1 मिनट, अरे रेस्ट्रिक्शन ऑन द शेयर होल्डिंग, स्पेशल फीचर्स, 1 मिनट, स्पेशल रिपोर्ट, इधर आओ। ये एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया है, ये क्वेश्चनर वाला पॉइंट है। सारे बच्चे फटाफट यहां पे देखो, क्या बोला मैंने? कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अलावा 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को आंसर करना पड़ता है। इन 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर को क्या कहते हैं? ऑडिट मेमो कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया। इस पर आओ, इस पर आपकी पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी पे क्वेश्चन था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो, audit report in the narrative form is also required to be submitted by the auditor addressed to the chairman of the society। मतलब ऑडिटर इन ऑडिट रिपोर्ट इन नरेटिव फॉर्म, मतलब इन फुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ द रिपोर्ट में आप क्या लिखते हो? ऑडिट रिपोर्ट। ये मान लो ऑडिटर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, बड़ी नरेटिव रिपोर्ट बनाता है, बहुत डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट बनाता है। ये रिपोर्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 किस पे लाइट थ्रो करती है? थ्रोज अ लाइट ऑन कंपैरेटिव फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉल्वेंसी पोजीशन, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द सोसाइटी। मतलब आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरों से कंपेयर करना, कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉल्वेंसी पोजीशन पे आप यहाँ पे दिखाते हो। पार्ट 1 में इसके बारे में बात करते हो। इट मे कंटेन कमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, सजेशन फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट। इट मे बी suitably divided into paragraph, mistakes having an impact on the profitability of the society। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई मिस्टेक्स की है, जिस मिस्टेक की इफेक्ट कंपनी के, सोसाइटी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रही है, ये भी आप पार्ट 1 में ही लिखोगे। मतलब बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट आपको नरेटिव फॉर्म में जो बनानी होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आप बहुत ज्यादा किसके बारे में बात करते हो? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में या सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बात करते हो। अगर कोई मिस्टेक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने की है, कोई मिस्टेक की है जिसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रहा है, तो उसे पार्ट 1 में ही लिखोगे। पार्ट 1 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बात करोगे। पार्ट 2 में किसके बारे में बात करते हो? पार्ट 2 के अंदर आप रूटीन नेचर के बारे में बातें करते हो। विच आर दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रूटीन वाउचर, पोस्ट ऑडिट से कोई मिसिंग वाउचर है, कोई लोन, कोई बॉन्ड्स, इनएडिक्वेसीज, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई छोटे मोटे मिस्टेक्स है अकाउंटिंग में, तो छुटकी पुटकी चीजों की बात पार्ट 2 में करोगे। कोई वाउचर मिसिंग हो गया,
कोई लोन वगैरह को रिलेटेड बातें करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे नहीं मिले, या मिस्टेक्स है अकाउंटिंग में, या रूटीन वाउचर रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप पार्ट 2 में करोगे। तो रूटीन नेचर की चीजें आप पार्ट 2 में रिकॉर्ड करते हो, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग वाउचर। सबको समझ में आया? इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, थ्योरी नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कोई एक सवाल, अब आप सवाल पूछूं इस पर, क्या आरटीपी में क्वेश्चन आया आपके पिछले अटेम्प्ट में? चलो सवाल पूछती हूँ। कोई मिस्टेक्स हुई, आंसर कमेंट में देना, कोई मिस्टेक हुई जिसका इफेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आया। ये किधर रिकॉर्ड होगा, 1 में या 2 में? मतलब एक मिनट, ए और बी, ये है, ये बी है। चमत्कार कैसे हुआ? होना नहीं था, हो गया। 7% गलती कर दी, 11% ने गलती कर दी, पता था मुझे। मैंने क्या बोला था बेटा, यही पे क्वेश्चन आता है। देखो मैंने जहां पे भी वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आया, मैंने बोला था ना ऑडिट रिपोर्ट 2 पार्ट की होती है। पहली पार्ट में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हो, अगर कोई छोटे मोटे मिस्टेक्स हुए हैं जिसका इफेक्ट इंपैक्ट आ रहा है ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, वो पार्ट 1 में आएगा। छोटे मोटे मिसिंग वाउचर्स, छोटे मोटे मिस्टेक्स पार्ट 2 में लिखोगे, पर अगर किसी मिस्टेक की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है तो वो पार्ट 1 में आएगा। समझा? एवरीबॉडी समझ में आया? यस, परफेक्टो, मजेदार तरीके से आया। इस पर एमसीक्यू आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या चीज आएगी। पार्ट 1 में प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड चीजें आएगी, पार्ट 2 में रूटीन नेचर की चीजें आएगी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या? यस, ओके बेटा जी, ओके और ओके ओके ओके, ये सारा आपने कर लिया, सारा कर लिया। ऑल राइट बच्चों, तो यहां पे अपना ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज हम यहां पे खत्म करते हैं। बहुत सारी चीजें, बड़ा चैप्टर था, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर की है। इस चैप्टर में अलग अलग तरीके की ऑडिट्स की है, ऑडिट ऑफ होटल, ऑडिट ऑफ lot of different sectors, audit of hotels, hospitals, education institutions, NGOs, government audit, अलग अलग तरीके की ऑडिट हमने यहाँ पे की। अब हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी, यस दैट इज वन इज देयर, इसका मैं आपको बता, ये भी अपने करेंगे, लीजिंग कंपनी का भी ऑडिट करेंगे, बट दैट विल बी डन एट द एंड, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अभी आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, कल से अपना क्या होगा, कल से मैं YouTube पर आपका ऑडिट लूंगी, जिसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। ठीक है, समय होगा सेम समय जो अभी हमारा है, समय इज 3:30, बट नाउ ऑन द यूट्यूब। तो कल आप अनअकैडमी के ग्रुप 2 चैनल पे, अभी उसका लिंक क्रिएटेड नहीं है, जितने भी रिकॉर्डेड वाले भी अगर कोई मुझे सुन रहे हैं, बेटा राइट नाउ आई डोंट हैव द लिंक, बट आप G2 के चैनल पे आ जाना 3:30, और आप YouTube पे मेरे साथ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस करोगे। मैं बाहुबली जो आपका सॉरी जो इस बैच का आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें भी दे दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में भी जो इस बैच का टेलीग्राम है उसमें भी भेज दूंगी। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है, आप 3:30 बजे अनअकैडमी के ग्रुप 2 चैनल पे आना। वी विल स्टार्ट विद द ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस फ्रॉम टुमारो। ठीक है, ओके, चलो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। डाउट सेक्शन, एक मिनट, हाँ रॉन्ग है, रॉन्ग है अंशिका, चलो आ जाओ। ओके चलो एवरीबॉडी, वो गलती है आपके स्टडी मैट की। एवरीबॉडी चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड दैट इज इट फॉर नाउ। और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं, अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद है, तो आप अनअकैडमी पे आ जाइए। जितने भी नवंबर 22 वाले हैं उनके लिए लॉ का बैच चल रहा है मेरे से, और अभी स्टार्ट हुआ है। और जितने भी बच्चे May 22 वाले हैं वो ऑडिट मेरे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल धमाकेदार रामबाण फास्ट ट्रैक बैच में, एंड यू कैन यूज माय कोड व्हिच इज CA दीपिका। चलिए बच्चों,
आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते करते रहिए। चलो, सी यू, बाय बाय। मैम नोट्स शेयर करो। मैम सुनिए, नोट्स बेटा शेयर है सारे, ठीक है। अच्छा मेरे वाले, चलो वो कर दूंगी, अभी नहीं कर पाऊंगी, वो मैं बाद में करूंगी, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड सी यू, ठीक है। बाय बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस अपना यूट्यूब पे रहेगा कल से। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस 3:30, ओके। चलिए, ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू। अब आज के लिए इतना ही एंड सी यू। जाओ यार, अब जाओ, बाय। एंड अनअकैडमी पे आने के लिए तो ये तो पता ही है तुम्हें, कितनी बार बताऊंगी मैं, जानते हो आप इस चीज को। चलो।